विद्यार्थी नमस्कार, मैं एन के यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 और यहां पर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसके अंदर बात करें, भाग 3 के अंदर 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं उनमें किसका उल्लेख किया गया? उसमें मूल अधिकारों का। और मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो 6 हैं। कितने हैं? 6। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में कितने थे साथियों? 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। और 7वां संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो यहां पर देखिए, यहां पर देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31, कितना? अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और उसको क्या बना दिया? संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 12 में 300A के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सीडी का शाब्दिक अर्थ है। तो यहां पर देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, क्या आ जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा? सीडी का। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को सेलिब्रेटेड किया जाता है। किसमें? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। लेकिन विद्यार्थी दिवस, ठीक है, और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा का कार्यकाल सिंपली 5 ईयर होता है। विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब असीमित होता है। 5वें नंबर पर इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली लिखा है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन पार्क स्टेडियम तो कानपुर के अंदर आता है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टंगस्टन धातु सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान सर्वाधिक टंगस्टन का क्या करता है? उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, ISI किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से। नाम तो सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ISI का नाम सुना होगा बहुत। इसमें अगर बात करें तो ISI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर देखिए, I का मतलब क्या होता है? इंटर, S का मतलब क्या होता है? सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज। और आई यहां पर क्या है? इंटेलिजेंस। क्या है? इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान। तो ये ISI का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। यहां पर देखिए 9 नंबर, कोंकण रेलवे का संबंध किन राज्यों से? तो तीनों राज्यों से, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगर हम बात करें कोंकण रेलवे की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और ये कहां से प्रारंभ होती है? रोहवा से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? मंगलोर। मंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो सीधे तौर पर ऊंचाई पर पश्चिमी घाट MS से शुरू होती है, रोहवा से, और कहां तक जाती है? मंगलोर तक जाती है। कोंकण रेलवे इतिहास में बड़ा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 की गई। यहां पर कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? देखिए 2 प्रकार की गति होती है। दैनिक गति 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में क्या होती है? पूरी होती है, अर्थात 24 घंटे में। इसलिए क्या कहा गया है इसको? दैनिक गति। वार्षिक गति 365 सही 1/4 दिन में पूरी होती है, इसलिए क्या कहा गया? वार्षिक गति। अब दैनिक गति से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। लेकिन वार्षिक गति से, अर्थात यहां पर वार्षिक गति से क्या बनेगी? ऋतु परिवर्तन होगा। क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक है, वार्षिक गति को हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, और इसको यहां पर दैनिक गति को हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? घूर्णन। जब पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। और सूर्य के चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में 1 अगस्त, ध्यान रखिए 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। आज की छोड़िए, आज की डेट में अनुसूची होती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। लागू पूछा है, ध्यान रखिए, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित नहीं है। यहां पर क्या पूछा है? लागू। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जय हिंद का नारा किसने दिया था? एक्चुअल में जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, बाद में उसको उद्घोष के रूप में, ठीक है। तो यहां पर लेकिन यहां चूंकि उत्तर सुभाष चंद्र बोस ही आएगा क्योंकि उन्होंने क्रांति के समय इसका उपयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आप सब जानते हैं 1999 यानी 1999 के अंदर क्या लड़ा गया? कारगिल का युद्ध लड़ा गया। साथियों आगे का सेशन आपको दूसरे सर कराने आएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपनी जो सीरीज चल रही है, पेपर सेट चल रहे हैं अपने, तो अभी अपन ने 6 पेपर सेट सॉल्व कर लिए हैं। अभी अपन पढ़ेंगे सर 7वें नंबर वाला। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। देखो अगला, देखो इधर सामने अपना जो पहला सवाल है इसके अंतर्गत वो है सर आपका कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो विटामिन होता है विटामिन डी। लेकिन आपको याद रखना है सर कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी जो होता है उसके जो स्रोत आते हैं आपके, उनमें सर एक तो कौन सा आता है आपका? सूर्य आता है, और दूसरा जो आता है आपका सर वो आता है मछली का कौड़ यकृत तेल। तो मछली का जो कौड़ यकृत तेल होता है, उस कौड़ यकृत तेल में जो विटामिन पाई जाती है उसके अंदर जो विटामिन है वो कौन सी आती है? विटामिन डी। तो ये याद रखना है, ये नहीं पूछेगा आपसे, जो सवाल आएगा वो ये वाला आएगा, सर बताइए मछली के कौड़ यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है? तो कौन सी होती है? विटामिन डी। अगला लिखा हुआ है सर विटामिन सी। और देखो विटामिन सी जो होता है इसका स्रोत होता है सर आपका आंवला, इसका स्रोत आंवला होता है। सर विटामिन ए का स्रोत जो होता है सर होती गाजर होती है। और सर विटामिन बी का जो स्रोत होता है सर होता है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज का मतलब क्या होता है? अंकुरित दाने। तो आपको याद रखना है सर इनके अलग अलग स्रोत पूछेगा आपसे। तो विटामिन सी का होता है आंवला, विटामिन ए का होता है गाजर, विटामिन बी का होता है अंकुरित बीज। और यदि विटामिन डी का पूछता है आपसे तो मछली का कौड़ यकृत तेल। अगला देखो आप लोग, शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? देखो जो शिशु का विकास होता है उसके लिए जो आवश्यक तत्व होता है, सबसे आवश्यक जो होता है वो कौन सा होता है सर आपका? विटामिन B12। हालांकि ये जो है ना आपके, ये तीनों जो स्रोत होते हैं इनको बोलते हैं भोजन का मुख्य स्रोत। भोजन का मुख्य स्रोत। तो भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा सर? प्रोटीन है, वसा है, और कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इसको शरीर का ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। तो शरीर का ईंधन कौन सा आपका सर? कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है शरीर के लिए वो जो होता है सर आपका, वो कौन सा होता है? आपका वसा होती है। और जो शरीर की संरचना बनाती है, क्या बनाती है? संरचना, वो कौन सा होता है सर आपका? प्रोटीन होता है। तो इसमें जो मुख्य जो तत्व है आपका वो कौन सा? विटामिन B12। अगला सुनो, गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या होती है? देखो भैया ये किसकी बात कर रहा है आपसे? किडनी की। देखो मानव में क्या होता है सर? मानव में जो किडनियां होती हैं वो इस प्रकार से पाई जाती हैं, सैम के बीज के समान। सैम का जो बीज होता है उसके समान क्या पाई जाती है? इसमें किडनी पाई जाती है। और जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वो टोपी के समान होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि जो होता है इसको अपन बोलते हैं अधिवृक्कक, इसको अधिवृक्कक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका किडनी होता है, किडनी का जो दूसरा नाम होता है इसको अपन बोलते हैं वृक्कक, इसको वृक्कक कहा जाता है। और सर इसको अपन क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। इसके 3 नाम होते हैं। इसमें क्या होता है, जो किडनी होता है ना, किडनी में इस प्रकार से कुंडलित नलिका पाई जाती है, इस प्रकार से। और जो कुंडलित नलिका होती है इसको अपन बोलते हैं सर नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, जो मानव के मूत्र को छानने का काम करती है। तो देखो यदि आपसे बोले सर कि मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो मानव का जो उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी जो अंग है आपका वो होता है सर वृक्कक होती है, किडनी होता है। और यदि आपसे बोले सर कि मानव की उत्सर्जी इकाई कौन सी होती है, तो उत्सर्जी जो इकाई आती है आपकी वो जो होती है सर आपकी, वो कौन सी होती है? आपकी नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका? नेफ्रॉन। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, इसका करेक्ट यहाँ पे लिखना है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है, तो ये होता है सर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। यहाँ पर सी जरूर लगा देना सामने, कितने पर होता है सर? -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 58.4 फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? देखो ये बात कर रहे हैं सर आपके शरीर के तापमान की, शरीर का तापमान।
और शरीर का जो तापमान होता है सर वो होता है आपका 36.9 डिग्री होता है सर सेल्सियस में। इसको मानते कितना है, इसको मानते 37 डिग्री सेल्सियस। अगला आता है जैसे आपका सर केल्विन में, तो 310 क्या होता है सर केल्विन होता है, और फारेनहाइट में होता है सर 98.6 फारेनहाइट। तो फारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 है आपका, और सर सेल्सियस में कितना होता है सर आपका 37 होता है। तो ये क्या बोल रहा है आपसे, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.4 फारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर, हालांकि 6 है आपका, है ना। ये कितना होगा, तो ये कितना होगा सर 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, ये वाला ये पूछ रहा है, ये वाला कंप्लीट। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। देखो सदिश और अदिश में क्या अंतर क्या होता है, जैसे मान लिखते हैं सर सदिश राशि, तो सदिश राशि का अर्थ क्या होता है, सहित दिशा के, सहित दिशा के। और अदिश का अर्थ क्या होता है सर, अदिश का अर्थ ये होता है सर कि ऐसी राशि जो बिना दिशा के मापी जाती, मतलब जिसको मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो तो कौन सी होती है, अदिश राशि। जिसको मापने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, कौन सी राशि होती है आपकी, सदिश राशि। तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि निम्न में से सदिश राशि है। तो देखो समय नहीं है, संवेग भी नहीं है आपका, घनत्व भी नहीं है, और कौन सा है इसमें सर आंसर, कौन सा आपका आयतन है। कौन सा है, आयतन। तो आयतन जो होता है उसको मापने के लिए किसकी, परिमाण, परिणाम नहीं लिखेंगे, परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, चलो अगला देखो आप लोग। अगला आता है घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। देखो भैया घरों में जो लाइट आती है, घरों में जो विद्युत आती है आपकी, वो होती है सर आपकी एसी धारा, और एसी धारा को अपन बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, और इसको अपन बोलते हैं सर प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो आपको याद रखना है सर कि मानव का जो घर होते हैं, घरों के अंदर जो लाइट आती है वो कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में एसी। क्या बोलते हैं, एसी। तो घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी वोल्टेज की जाती है, तो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ये अलग से आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा सर, 220 वोल्टेज। अगला सुनो आप लोग, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है। देखो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का के वेग का जो क्रम अपन पढ़ते हैं, वेग का क्रम, तो वेग का जो क्रम आता है आपका सर वो आता है आपका निर्वात आता है, उसके बाद जो आता है सर उसको अपन बोलते हैं गैस आता है, उसके बाद जो आता है सर इसको अपन बोलते हैं द्रव, और उसके बाद कौन सा आता है सर आपका ठोस आता है। कौन सा आता है, ठोस। तो देखो प्रकाश का अधिकतम वेग किस माध्यम में होता है, तो किस में होता है भैया, निर्वात में। निर्वात में कितना होता है सर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सबसे अधिक क्या होता है, इसका वेग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर आपका, निर्वात। अगला चलो, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो देखो भैया जो आपका पानी होता है, जैसे बोलेगा आपसे गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के जब प्रकार पढ़ेंगे अपन लोग, तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है सर, कि ऐसी ऊर्जा जो बहती हुई वस्तु में, जैसे चलता हुआ वाहन, चलता हुआ जीव, बहता हुआ पानी, इनके अंतर्गत जो मिलती है उसको ऊर्जा कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सर कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, आपकी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो होती है इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है 1/2 mv²। जो m होता है, m का जो अर्थ होता है इसको अपन बोलते हैं मास, और मास जो होता है इसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान कहा जाता है। और b जो होता है, b का अर्थ होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को अपन बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। तो आपको याद रखना है सर कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है सर, आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और सुनो आप लोग, देखो यदि ऐसे पेपर में लिखा हुआ आ जाए ना, गतिज प्लस स्थितिज, ये दोनों ही ऊर्जा मिलकर, गतिज भी और स्थितिज भी, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। तो ये याद रखना सर, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसका जो निर्माण करती है, ये दोनों ही मिलकर बनाती है। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है। देखो भैया ये आपको होल्ड पे रखना है, अभी ये वाला सवाल जो है आपको किस पे रखना है, होल्ड पे। इसका आंसर आपको ज्योग्राफी वाले सर देंगे। देखिए अगला चलो, पौधे का जनन भाग कौन सा होता है। देखो पौधे जो होते हैं ना, पौधे जो होते हैं, पौधों में जो जनन होता है वो कई भागों से होता है। जैसे मैं बात करूँ आपसे जड़ वाले पादप, तो देखो जड़ वाले जो पादप होते हैं आपके, उनमें आता है जैसे आपका सर आ गया गाजर, एक सर इसमें आ गया मूली, एक सर इसमें कौन सा आ गया आपका सलजम आ गया, एक सर कौन सा आ गया सर इसके अंदर शकरकंद आ गया, शकरकंद आ गया इसके अंतर्गत। ये सारे जो होते हैं कौन से पादप होते हैं, जड़ वाले पादप। अगला तने वाले पादप, तो तने वाले पादप जो आते हैं आपके, जैसे इसमें सर आपका आ गया लहसुन, लहसुन आ गया आपका। जैसे सर इसमें और क्या आ गया आपका, जैसे इसमें सर आपकी प्याज आ गई। जैसे सर इसमें और क्या आ गया आपका, लहसुन के अलावा जैसे गन्ना आ गया इसमें। जैसे इसमें कौन सा आ गया आपका, आलू आ गया।
तो ये याद रखना आपको कि जिनका खाने वाला भाग और बोने वाला भाग समान होता है वो होते हैं, जैसे तने में खाया भी यही जाएगा गन्ना और बोया भी गन्ना जाएगा। जो जड़ वाले पादप होते हैं उनमें जड़ी बोया जाएगा और जड़ी खाया जाएगा। तो देखो पौधे का जनन भाग कौन सा होता है, तो जो पौधे का जनन भाग होता है कौन सा, बीज। ठीक है जी, प्रत्येक का। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, देखो किसी ठोस पदार्थ के सीधे बाष्पन में, मतलब सीधे बाष्प का मतलब होता है गैस। देखो यहां पे लिखा हुआ है बाष्प का अर्थ क्या होता है, गैस होता है। किसी ठोस पदार्थ के सीधे बाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो भैया आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे पूछ रहा है सर कुछ पदार्थ की अवस्थाएं। देखो अपन बात करें तो देखो भैया होता क्या है कि एक गुण आता है इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन जो होता है इसको अपन बोलते हैं उदातीकरण, इसको उदातीकरण भी कहा जाता है। देखो आपको ध्यान रखना है सर, जैसे अपन सामान्य बात करते हैं तो जैसे ठोस होता है तो ठोस जो है सर वो पहले किस में जाएगा, द्रव में, और द्रव किस में जाएगा सर, गैस में। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि ठोस कौन सा हो गया सर आपका बर्फ हो गया, और द्रव कौन सा हो गया सर आपका पानी हो गया, और सर गैस कौन सा हो गया, जैसे आपकी सर क्या आ गई, बाष्प हो गई। क्या हो गई, बाष्प। तो अगर अपन बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, बाष्प बनेगी। और पहले क्या है सर आपका, बर्फ है, तो बर्फ क्या है सर आपका, ठोस है, पानी क्या है आपका, द्रव है, और बाष्प क्या है आपकी सर, गैस है। अब इसमें क्या बोल रहा है वो आपसे कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे बाष्प में बदलने की प्रक्रिया। हालांकि ये गुण तो ये चलता है, पहले ठोस द्रव में जाएगा फिर गैस में जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ठोस है आपका वो डायरेक्ट किस में जाएगा सर, आपके बाष्प में, मतलब जिसमें द्रव अवस्था का लोप होता है। कौन सी अवस्था का लोप होता है, द्रव अवस्था का। तो जिसके अंतर्गत द्रव अवस्था का लोप होता है वो गुण कौन सा कहलाता है आपका, ऊर्ध्वपातन। किस किस में मिलता है आपके में, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं इसके, तो जैसे कपूर आता है, कपूर में भी ये गुण होता है। दूसरा कौन सा आता है सर आपका, नेपथलीन आता है, नेपथलीन में भी ये गुण होता है। अगला जैसे इसमें और क्या आता है आपका, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं NH4Cl, NH4Cl। तो इसके अंतर्गत ये गुण पाया जाता है। चलो अगला सवाल, अगला आता है सर प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो देखो भैया हमेशा ध्यान रखना, आपको ये बात कर रहा है आपसे खाद्य श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है सर कि जैसे अपन बात करें तो जैसे घास होती है, तो घास को कौन खाता है सर, खरगोश खाता है। कौन खाता है, खरगोश। खरगोश को कौन खाती है सर, लोमड़ी खाती है। और लोमड़ी को कौन खाता है, फिर शेर खाता है। कौन खाता है, शेर। और शेर को कौन खाते हैं, अपघटनकारी। अपघटनकारी का मतलब होता है तो सड़ाने गलाने का काम करते हैं। तो एक चीज बताओ तुम मुझे, घास जो है इसको खा कौन रहा है, खरगोश। तो खरगोश क्या हो गया सर, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। तो याद रखना खरगोश जो होता मांस नहीं खाता है, खरगोश जो होता क्या खाता है सर, घास खाता है। क्या खाता है, घास। तो आपको याद रखना है सर कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं सर, आपके शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, शाकाहारी। अगला, हाँ जी, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो देखो भैया हम बात कर रहे हो आपसे तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य में अपन जैसे चर्चा करें सर, तो तरंग दैर्घ्य की अपन को पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं आपसे तो देखो सबसे अधिक जो होती तरंग, सबसे कम जो होती सर वो होती बैंगनी की। उसके बाद में जो होती सर वो होती आसमानी की। उसके बाद में जो होती सर आपकी वो आती है आपकी हरे की, नहीं सॉरी नीले की। इसके बाद जो आएगी सर आएगी नीले की आएगी। इसके बाद जो आएगा सर वो कौन सा आएगा आपका, हरा आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा सर आपका, पीला आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा आपका सर, नारंगी आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा सर आपका, लाल आएगा। आपको याद रखना है कि जो आपका बैंगनी होता है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। ये पर क्या लगा देंगे आप लोग सर, डिग्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिग्री। और आपको याद रखना है सर जो आपका लाल रंग होता है इसकी होती है सर 7800 एंगस्ट्रॉम। आपको ये याद रखना है कि जब अपन बैंगनी से लाल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा सर, तरंग दैर्घ्य में क्या होगी सर, बढ़ोतरी होगी। मतलब तरंग दैर्घ्य क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। तो यहां से अगर आपसे कहा जाए सर कि बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो किस रंग की होती है सर, लाल की होती है। और सबसे कम किस रंग की होती है सर, आपके बैंगनी की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर, आपका लाल आएगा। दूसरा इसमें लगाओ बैंगनी, तो इसकी होती है सबसे कम। सबसे कम, सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किस रंग की होती है, बैंगनी की होती है। हरा जो होता है उसके बाद आता है, पीला भी उसके बाद आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे अपन पढ़ते हैं कि तरंग दैर्घ्य जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है उसको अपन बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और अपन लगते हैं इस प्रकार से ए पर डिग्री, इस प्रकार से। यदि सामान्य ए लिखा आता है इस प्रकार से तो इसका अर्थ होता है एम्पियर, और एम्पियर का अर्थ होता है विद्युत धारा का मात्रक। तो ये तो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ए पर यदि डिग्री लग जाए आपकी तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, एंगस्ट्रॉम का मात्रक। जो एंगस्ट्रॉम है किसका मात्रक है, आपके तरंग दैर्घ्य का। देखो अगला,
अगला जो आता है सर आपका मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। देखो भैया ये बात कर रहा है आपसे क्रोमोसोम की। देखो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र के जो खोजकर्ता आते हैं, खोजकर्ता जो आते हैं इसके सर वो आते हैं आपके स्ट्रॉसबर्जर, स्ट्रॉसबर्जर। और यदि आपसे कहा जाए सर के नामकर्ता कौन आते हैं इसके, तो देखो आप लोग नामकर्ता जो आते हैं सर इसके वो आते हैं आपके डब्ल्यू बाल्डेयर, डब्ल्यू बाल्डेयर। आपको याद रखना है मानव जो होता है, मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं आपके वो होते हैं सर आपके 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी जो होता है इसको अपन बोलते हैं सर 46। कितना बोलते हैं? 46। क्योंकि जो जोड़ा बनता है वो 2 का बनता है। इसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं इसमें से आपके होते हैं सर 22 जोड़ी, इनको अपन बोलेंगे सर 44। ये 44 गुणसूत्र जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक बोल दो, या इनको अपन बोलते हैं लैंगिक दैहिक गुणसूत्र, इनको अपन बोलते हैं दैहिक। और सर एक नाम और आता है इसका, इसको अपन बोलते हैं अलैंगिक गुणसूत्र, अलैंगिक गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो सर मानव के अंतर्गत शरीर का निर्माण करते हैं और दोनों में समान होते हैं। ये नर और मादा दोनों में समान होते हैं ये वाले गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि अपन पढ़े तो नर बराबर होता है सर 44 प्लस एक्स और वाई। जो मादा होती है, मादा में जो गुणसूत्र होते हैं सर वो होते हैं 44 प्लस एक्स और एक्स। तो देखो ये 44 जो है दोनों ये आपस में समान है। तो अगर आपसे बोले सर मानव और महिला में, पुरुष और महिला में कितने समान होते हैं, तो 22 जोड़ी होते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है ये वाला 23वां जो जोड़ा होता है, 23वें जोड़े को अपन बोलते हैं सर लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र। क्योंकि सर यह बच्चे के अंतर्गत किसका निर्धारण करता है? आपके लिंग का निर्धारण करता है, लड़का या लड़की। तो लैंगिक गुणसूत्र सर 23वें नंबर वाला। और सर जो आपका 22 जोड़ी होते हैं 44 से कायिक दैहिक या कौन से होते हैं? अलैंगिक होते हैं। और कुल पूछे आपसे तो कुल कितने होते हैं सर? 23 जोड़ी, और जोड़ा 2 का बनता है इसलिए कितने हो गए? ये 46 हो गए। खोजकर्ता कौन है इसके? स्ट्रॉसबर्जर। और नामकर्ता कौन है इसके? डब्ल्यू बाल्डेयर। तो इसमें कितना आंसर आएगा सर आपका? 46। देखो यदि यहां लिखा आता है कुल कि मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। यदि ऐसे बोले सर बताइए मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़ी यदि आता तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोग? 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। ठीक है जी। तो यहां पर 30 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद लाडलो। पेपर सेट 7 पर्सन मैथ सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर पेपर का है 31, मैथ का है पहला प्रश्न। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लाडलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2। बात करें अभाज्य की तो अभाज्य सबसे छोटी होती है 2। और बात करें यदि आपसे भाज्य की तो सबसे छोटी भाज्य होती है 4। अभाज्य इन संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और इनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 100 तक। 100 तक आपकी कुल अभाज्य होती है 25, कुल अभाज्य संख्या होती है 25। और आपकी भाज्य होती है 74। और आपका एक है ना, ये अपवाद है, इसको न भाज्य न अभाज्य में काउंट करते। जो आपका गिनती का पहला एक है उसको भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट नहीं करते, ये एक अपवाद होता है। अगला प्रश्न है 360 का 20% कितना है? 360 मल्टीप्लाई प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटा 100, 0 36 दूनी 72, ये आपका आ गया 72। तो 360 का 20% आ गया 72। अगला प्रश्न है 10,000 का, ये आपका मूलधन है, 10,000 का 5%, ये आपकी दर है, रेट। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ये आपका समय, साधारण ब्याज निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है आपका मूलधन 10,000 है, दर समय, ये दर है आपकी 5 बटा 100, ये 2 0 से 2, 5 दूनी 10, 10 को 100 से गुणा करोगे ये आएगा आपका 1,000 रुपये। तो इसका आपका 10,000 का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 1,000 रुपये। अगला प्रश्न है आपका एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य है 300 रुपये, कॉस्ट प्राइस जिसको सीपी बोलते हैं, 300 रुपये, तथा विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है आपका 360, सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। तो बताओ दुकानदार को इस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
यहाँ पे आप देख लो 300 में खरीद रहा है, 360 में बेच रहा है, तो लाभ हो गया 60 रुपये का लाभ % निकालना है। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 60 से डिवाइड हो गया 5 बार, 5 से डिवाइड हो गई 20 बार, तो यहाँ दुकानदार को कितने का लाभ हुआ बता लो, 20% का। अगला प्रश्न है 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29 का एवरेज। देखो मैंने हर पेपर में ये प्रश्न आ रहा है, जब एवरेज पूछे और अंतर समान हो, सभी संख्याओं में क्या हो, अंतर, या फिर क्रमागत नंबर से बढ़ रही हो, तो देखो इनमें सब में 2-2 का अंतर है, सभी विषम संख्या है। तो इसमें एवरेज पूछे तो पहली संख्या जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग दे दो, यह आएगा आपका 60, 60 में 2 का भाग देंगे 50 आएगा, 50 में 2 का भाग देंगे 25, ये एवरेज आ गया आपका 25। ये अंतर समान हो तो पहली और लास्ट वाली संख्या जोड़ के 2 का भाग दे दो। अगला प्रश्न है ए व बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर। इसमें आपको करना है, 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, ए कर रहा है आपका 10 दिन में, बी कर रहा है उसको 15 दिन में। एलसीएम आएगा 30, 10 से डिवाइड किया 3 बार, 15 से डिवाइड किया 2 बार। देखो ये जो आपका है ए का काम आ गया, किसका, ए का 1 दिन का, और ये काम आ गया किसका, बी का 1 दिन का। और आपको करवाना है ये जो एलसीएम होता है ना, ये कुल काम होता है, टोटल वर्क, ए और बी दोनों से करवाना है, ए प्लस बी। आपके पास कुल वर्क है 60 और दोनों का 1 दिन का वर्क कितना होता है, 5, 12 आ गया, 60 में 5 का भाग दिया तो 12। तो इनका राइट आंसर दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में। अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर आपके पास 7 है, 7 गुणा 7, 7 से 7 खत्म, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये याद रखना है, क्षेत्रफल के साथ हमेशा स्क्वायर आता है, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या होती है ना 2 बार गुणा होती है, और 2 बार गुणा होने के बाद वो वर्ग बन जाता है, इसलिए उसके साथ आता है स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला 120 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है। कितना समय लगाती है, 20 सेकंड का। तो बताओ ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पे समय लगा रही है कितना, 20 सेकंड का, और ट्रेन की लंबाई 120 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, तो कुल दूरी के रूप में यहाँ पे कुल दूरी, देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 120 प्लस 180, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। यहाँ पे दूरी आपकी आएगी 300 मीटर। तो चाल का सूत्र होता है अपना दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। दूरी आपकी 300 मीटर है और समय आपका है 20 सेकंड ले रही है, तो 20 को काटेंगे 20 से 300 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी नदी को, किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी के रूप में दोनों दूरियां जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पे दोनों दूरियां जुड़ी है, तो यहाँ पे दूरियां आएगी। और यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को या किसी और ऐसी स्थिति जिसकी दूरी ना हो उसको पार करती है, तो लंबाई के रूप में केवल और केवल ट्रेन की दूरी ही काम में लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दे रखा है 7 और उनका अंतर दे रखा है 1, तो बताओ छोटी संख्या। देखो ऐसे प्रश्न में आपसे बड़ी और संख्या और छोटी संख्या क्या पूछेगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछे तो आपको जो योग और अंतर दिया गया है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, और छोटी संख्या पूछे योग और अंतर को घटा के 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो योग और अंतर को घटा के किसका भाग देना है, 2 का। तो 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो आपका राइट आंसर आ गया 3। यदि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछता तो 7 + 1 करते, ये 8,
8 में 2 का भाग देते कितना आता 4। बड़ी संख्या पूछता तो आपका आंसर आता 4। अगला प्रश्न है किसी संख्या में 15 का भाग देने पर, देखो 15 का भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है 4। तो बताओ उस संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ रहा है 4। तो संख्या मान लो अपना x, x में 15 का भाग दे रहा है, कितने का 15 का भाग दे रहा है, और कितना प्राप्त हो रहा है 4। कितना प्राप्त हो रहा है 4। तो बताओ उस संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे संख्या निकालनी है, वज्र गुणा कर लो। x बराबर 15 चौका 60 आ गया, यहाँ पे आपकी संख्या आ गई 60, और 60 में 4 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 4। 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 64। अगला प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब कि 12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 125 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो यहाँ आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 12,500, और देखो लंबाई दे रखी है कितनी 125, चौड़ाई को x मान लो, ठीक है। x का मान निकालना है आपको, 12,500 में 125 से डिवाइड कर दो 0। x बराबर आपका 100 सेंटीमीटर, ये आपका x का मान, और x आपने माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। अगला 1.9 का वर्ग। देखो लाडलो, वर्ग में संख्या 2 बार गुणा होती है, कितनी बार होती है 2 बार गुणा, और 19 का वर्ग आता है आपको पता है 361। एक संख्या पॉइंट के बाद और ये तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो वर्ग में आपको हमेशा डायरेक्ट वर्ग लिख के 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देना। यदि आपसे पूछे घन, तो घन में लगाना है 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, कितने के बाद 3 संख्याओं के बाद पॉइंट। 50% प्लस 10% का समतुल्य बटा, समतुल्य बटा 50% और 10% का। देखो सबसे पहले आपको अंकित मूल्य 100 मानना है। 100 में 50 की छूट दी 50, छूट हमेशा 100 पे देनी है, फिर 10 की छूट देंगे 90, डबल जीरो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे डबल जीरो, 9 पंजू 45। 100 रुपये की वस्तु 45 रुपये में बिकी तो कितनी छूट हो गई यहाँ पे लगा दो 55% की। 50% और 10% का समतुल्य बट्टा आ गया अपना 55%। अगला प्रश्न है sin 90। sin 90 का यहाँ पे मान आता है 1। अगला, मोहन की आयु राम की आयु से 3 गुनी है। 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, मोहन और राम। राम से 3 गुनी है, हो गई 1 और 3। यदि मोहन की आयु 45, देखो 3 की वैल्यू 45 दे रखी है, तो राम की आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पे आ जाएगी 15। 3 की 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 वर्ष। राम की आ गई 15, मोहन की दे रखी है आपको 45 पहले, तो आपका आंसर आ गया राम की आयु 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, सुशीला को किसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में TVTIJMB, मतलब S को T, U को V, S को T, एक संख्या जोड़ रहा है सब में। तो यहाँ देखो A में एक जोड़ देगा B आ गया, N में 1 जोड़ेगा O आएगा, K में 1 जोड़ेगा L आएगा, I में 1 जोड़ेगा J आएगा, ठीक। T में 1 जोड़ेगा U आएगा, तो BOLJU, BOLJU, ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, 7 है, 14 है, 42 है, 68। अब देखो इसमें 2 से गुना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 3 से गुना, यहाँ पे हो रहा है 4 से गुना, तो 168 को 5 से गुना करना है आपको। कितने से 5 से। 8 पंजू 40 और 6 पंजू 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, यह आ गया 840। इसमें देख लेगा, रीजनिंग वाले प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में इनमें आती हैं। तो एक बार 2 से गुना हो रहा है, फिर 3 से गुना हो रहा है, फिर 4 से गुना हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका 1 5 9 13। तो इनमें देखो अंतर से 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, फिर 13 में 4 जोड़ दो, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। ये भी वही है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में आते हैं। 5 9 17 33। देखो 4 का अंतर, 8 का अंतर, 16 का अंतर, फिर इसमें 32 का अंतर होएगा,
तो 33 और 32 जोड़ दो, 5 6 65 आ गया। ये आपका आ गया 65। इसमें अंतर डबल होता जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। तो इसमें देखो असंगत सबसे पहले अगर आपको ये महीना दे तो इनमें देखना, ये आपका होता है 31 दिन का, अप्रैल होती है आपकी 30 दिन की, मार्च होता है 31 दिन का, अगस्त होता है 31 दिन का। तो आप असंगत का मतलब होता है अलग। तो इन सब में से अलग आ रहा है आपका अप्रैल, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का है, बाकी सब 31 दिन के। तो असंगत इनमें से अलग क्या हुआ? अप्रैल। तो आपका अलग हो गया अप्रैल। तो लाड लो, पेपर सेट हो गए 7। प्रत्येक दिन आपका एक एक पेपर आएगा। पेपर आपका होगा 22 अप्रैल का। तो तब तक हम 50 पेपर का आपको कंप्लीट करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।